अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा है अदर एनिसिड्स देन एस्पिरिन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द एनिसिड्स वीडियो और इसमें हम एस्पिरिन के अलावा बाकी एनिसिड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, हम कहते हैं, हमें पता है कि एस्पिरिन जो है दैट इज़ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी वो कॉक्स 1 को भी करता है, कॉक्स 2 भी को भी करता है इनहिबिट, बट इरिवर्सिबली करता है, यानी कि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एनिसिड्स विच आर रिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि इनके इफेक्ट्स जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आइबुप्रोफेन, जो कि पेन के लिए तो यूज़ होती है बट माइल्ड पेन के लिए यूज़ होती है। दूसरी तरफ हम कहते हैं जो कीट्रोलैक है दैट इज़ यूज इन सिवियर पेन। ठीक है, अगर हम इन एनाल्जेसिया के हिसाब से तरतीब दें तो सबसे ज़्यादा सिवियर पेन में कौन यूज़ हो रहा है? कीट्रोलैक। उसके बाद हमारे पास कौन यूज़ होता है? आइबुप्रोफेन, जो हम ब्रूफिन के नाम से घरों में बुखार वगैरह के लिए, दर्द वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ब्रूफिन और नेप्रोक्सिन भी हो सकती है। और सबसे लीस्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो एस्पिरिन का होता है। ठीक है, देन वी से कि इंडोमेथासिन का बेटर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू एस्पिरिन। इसीलिए तो हम इंडोमेथासिन को यूज़ करते हैं गाउट के अंदर। ठीक है, गाउट के अंदर हम इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कौन सा एनिसिड यूज़ करते हैं? इंडोमेथासिन, क्योंकि इट हैज़ बेटर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देन एस्पिरिन। नेक्स्ट हमें पता है नेप्रोक्सिन, जिसका माइल्ड एनाल्जेसिया इफेक्ट है, और सिलिंडैक। अच्छा, हमने कहा है कि जो एस्पिरिन है दैट इज़ इरिवर्सिबल, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बाकी जितनी भी एनिसिड्स के हैं उनका जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है दैट इज़ लेसर देन एएसए। ये पार्ट 1 में भी हमने देखा था कि कैसे इसका ज़्यादा एंटी प्लेटलेट इफेक्ट क्यों होता है एस्पिरिन का। अच्छा, इसकी जीआई इरिटेशन भी लेस होती है, और इसके जो बाकी एसिड बेस बैलेंस इफेक्ट पे जो हमने एस्पिरिन के देखे थे वो इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं इन एनिसिड्स के। और यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इनके इफेक्ट, एलिमिनेशन, सॉरी मेटाबॉलिज्म नहीं, एलिमिनेशन पे भी इनके इतने इफेक्ट्स नहीं होते जितना एस्पिरिन का होता। लेकिन फिर हम कहते हैं कि कीट्रोलैक जो है वो सिर्फ 72 आवर्स तक देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 72 आवर्स ज़्यादा देंगे तो इसमें जो जीआई रिस्क है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। जीआई रिस्क और रीनल डैमेज जो है उसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अगर हम कीट्रोलैक को 72 आवर्स से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। देन वी से कि ऑल्दो अदर एनिसिड्स का एस्पिरिन के मुकाबले में ये ज़्यादा इफेक्ट्स जो है वो कम है, बट रीनल डैमेज का जो इफेक्ट है ना वो सबका बराबर ही है। ऑल एनिसिड्स क्रॉनिक यूज़ अगर किए जाएँ तो दे कैन कॉज नेफ्राइटिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, सब कॉज करते हैं एक्सेप्ट सुलिंडैक। ठीक है, सुलिंडैक जो है ये रीनल फेलियर कॉज नहीं करता। अब रीनल फेलियर क्यों कॉज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्लस I2 को रोक रहे होते हैं। ठीक है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमने पता कि नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी को मेंटेन, होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में, जिसमें हमने एक पढ़ा था कि GIT को ये मेंटेन रखते हैं। दूसरा फंक्शन जो मैंने नहीं बताया वो ये था कि ये रीनल ब्लड फ्लो यानी RBF और GFR को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं? ज़्यादा रखते हैं बाय डायलेटिंग द रीनल वेसल्स। ये वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये इस तरह नॉर्मल हेमियोस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। अब ये एनिसिड्स क्योंकि इनको इनहिबिट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा? RBF कम हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हमें पता है कि सिलेक्टिव होते हैं, ये सिर्फ कॉक्स 2 को करते हैं, और कॉक्स 2 जो है वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है, और कॉक्स 1 जो है वो नॉर्मल फंक्शन में इन्वॉल्व होता है एज वी स्टडीड ऑलरेडी। सो इसमें हमारे पास सेलेकॉक्सिब, मेलॉक्सिकैम और इटोडोलैक जो है वो होते हैं, और रेफेकॉक्सिब और वेल्डेकॉक्सिब जो है वो तो मार्केट से रिमूव कर लिए गए थे। और वैसे भी कॉक्स 2 इनहिबिटर्स आर नॉट मच ऑफ यूज, क्योंकि ऑल दो दे कॉज लेस जीआई टॉक्सिसिटी एंड लेस एंटीप्लेटेड एक्शन एज कम्पेयर टू द एनएसिड्स, बट इनका इफेक्ट जो है, इनका जो डिसएडवांटेज है वो इवन एनएसिड से भी ज़्यादा है। एनएसिड्स क्या कर रहे थे? जीआई टॉक्सिसिटी करा रहे थे ना, जीआई ब्लीडिंग कराते, एंटीप्लेटेड ज़्यादा करा रहे थे। बट जो कॉक्स 2 है ना वो हमारे पास, क्योंकि एंटीप्लेटेड एक्शन तो लेस होता है, लेकिन इसका जो ऑपोजिट है यानी कि प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स वो ज़्यादा होते हैं इसके, जिसकी वजह से अचानक से डेथ यानी कि एमआई और स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो इसका जो नुकसान है वो इवन एनएसिड से भी ज़्यादा है। सो ये मैंने पहले भी बताया था कि कॉक्स 2 जो है वो मार्केट से हटा लिए गए, उतना यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एक्शन जो है वो भी एनिसिड से कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, उनके बराबर ही है। सो जब इनका नुकसान ज़्यादा है तो वाई वी यूज़ इट, वी यूज़ कन्वेंशनल एनिसिड्स मोर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।